बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टू लाइन आर पैरेलल, कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, यानी कि एक ही सीध में हो। जिस तरह देखिए ये मैंने यहाँ पर फिगर बनाई हुई है, ठीक है। आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाई हुई। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, एक ही सीध में है। एंड वन लाइन हैज ग्रेडियंट ऑफ दिस, और उनमें से एक लाइन जो है उसके ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू अगर हमारे पास 2/3 हो, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, तो दूसरी लाइन की स्लोप की वैल्यू या ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम ये सीख के आए थे कि अगर दो लाइन आपस में सिर्फ पैरेलल हो तो उनकी स्लोप की वैल्यूज आपस में बराबर होती है। इसका मतलब है कि ये पहली वाली लाइन की अगर स्लोप की वैल्यू 2/3 है तो जो दूसरी वाली लाइन है इसके स्लोप की वैल्यू भी 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस ऐड कर लें कि एज बोथ लाइन आर पैरेलल, कि चूंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं सो देयर स्लोप विल बी इक्वल, तो उनकी स्लोप की वैल्यू इक्वल होंगी। सो स्लोप ऑफ अदर लाइन इज इक्वल टू 2/3, ये जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप की वैल्यू भी वही होगी जो कि पहली वाली लाइन की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये स्लोप के साथ ई नहीं डाला, आप ये डाल लीजिएगा। ठीक है, बाद में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 7 है कि अब यहाँ पर है, एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट दिस टू सिटी बी एट कोऑर्डिनेट दिस, एक एयरप्लेन या हवाई जहाज ने उड़ना है सिटी ए से जो कि इस पॉइंट पे लोकेट कर रहा है, या उसकी पोजीशन जो है सिटी ए की यहाँ पर है, और उसने जाना है सिटी बी की तरफ जिसकी पोजीशन ये है। ठीक है, ये हमें 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज, तो हमने इन दोनों शहरों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये 2 पॉइंट है, ठीक है, और इनके लिए हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो देखिए मैंने दोनों पॉइंट लिखे, एक को मैंने ए कर दिया, दूसरे वाले जो सिटी ए वाला पॉइंट है उसको मैंने ए कर दिया, सिटी बी वाले पॉइंट को मैंने बी कर दिया। अब ये 2 पॉइंट है ए बी, उनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो सिंपल आप डिस्टेंस का फार्मूला पुट करें, ये दोनों पॉइंट ए बी के लिए मैंने डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लिया। अब x2 x1 y2 y1 की वैल्यू चाहिए, तो पहले वाले जो पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो आप इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, इसको आप सिंप्लीफाई करें। ये -12 प्लस 8, 12 में से 8 को माइनस करें 4 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 12 8 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया, और ये -4 -5 -9 हो जाएगा। -4 का स्केयर लेंगे तो +16 हो जाएगा, -9 का स्केयर लेंगे तो +81 हो जाएगा। तो 16 + 81 97 हो जाता है। अब आप कैलकुलेटर से 97 का स्केयर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये 9.848, उसके बाद मजीद भी डिजिट होंगे, आप वो डिजिट ड्रॉप कर दें, आप बस इतना लिख दें। ठीक है, अब इसको आप राउंड ऑफ कर लें। हमने जो डेसिमल पॉइंट या इशारी उसके बाद 2 डिजिट तक इसको लिखना है, यानी कि 4 तक लिखना है। तो 4 से अगले वाला डिजिट हमने राउंड ऑफ करना है। तो जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना होता है उसकी वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं, और राउंड ऑफ करने वाला डिजिट अगर 5 से छोटा हो तो पिछले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करते होते हैं। लेकिन यहाँ पर 8 है, 5 से बड़ा है, तो हम पिछले वाले डिजिट 4 में 1 ऐड कर लेंगे। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, और इसके साथ मैंने अप्रोक्सीमेट लिख लिया क्योंकि ये हमने यहाँ पर राउंड ऑफ किया तो ये तकरीबन हमारी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है तकरीबन। ठीक है, और इसके मैंने यूनिट लिख दिया। अब यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, माइल भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट, एक लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट है। लैंडस्केपिंग किसको कहते हैं, जैसे किसी पार्क में कोई सीनरी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसमें घास वगैरह लगाते हैं, छोटे छोटे रास्ते बनाते हैं। ठीक है, तो इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट है। द पाथ स्टार्ट एट पॉइंट दिस एंड एंड एट पॉइंट दिस, और जो उस लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट में जो छोटा सा रास्ता है, ठीक है, वो इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। फाइंड द मिड पॉइंट, हमने इन दोनों पॉइंट के लिए मिड पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो आप सिंपल मिड पॉइंट का फार्मूला पुट करें। ये मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला पुट कर दिया। अब x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज चाहिए। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। ये मैंने इस तरतीब से यहाँ वैल्यूज पुट कर ली। अब 2 + 10 12 हो जाएगा, 3 + 7 10 हो जाएगा। अब 12 पे 2 डिवाइड करें तो 6 आएगा, 10 पे 2 डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस ऑन द ग्रिड, के एक ड्रोन जो है वो इस पॉइंट से उड़ा और इस पॉइंट तक गया। ठीक है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलोंग विद द ड्रोन इज फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस। तो हमने जो ड्रोन जिस लाइन पे जिस रास्ते पे उड़ा उसके लिए एक तो स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है। ग्रेडियंट या स्लोप का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एक तो हमने स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है, दूसरा हमने इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है,
तो देखिए पहले हम ये ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। हमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो और हमने स्लोप की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला पुट करते हैं, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये हमने फार्मूला पुट किया। अब y1 y2 x1 x2 ये वाली वैल्यूज चाहिए, तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 हो जाएगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 होगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 होगी। ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर लें। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 15 माइनस 3 ये 12 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। ये दोनों जो नंबर है 12 और 8 ये 4 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 3 4 द 12 हो जाता है और 2 4 द 8 हो जाता है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू आ गई है। अब हम इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो दोनों पॉइंट के लिए आप ये डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करें और यहाँ पर अब आप x2 x1 y2 y1 की उसी तरतीब से वैल्यूज पुट करें जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 15 माइनस 3 12 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर लें 64, 12 का स्क्वायर लें 144, दोनों को ऐड करें 208 आ जाता है। 208 को आप 16 into 13 करके लिख सकते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 208 ही मिलेगा। अब 16 को आप 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 16 ही मिलेगा। ठीक है, और इनटू ये वाला 13 आ गया। अब ये जो 4 का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है या अंडर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई के कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के नीचे ये 13 रह जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से अंडर रूट 13 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 3.6। ठीक है, अब आप 4 और 3.6 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 14.4। साथ में मैंने यूनिट लिख दिया। ठीक है, अब ये यूनिट किलोमीटर माइल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए मैंने अप्रोक्सीमेट का साइन पुट किया। ठीक है, क्योंकि हमने ये वैल्यू जब लिखी कैलकुलेटर से तो इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया था। हमने ये 6 के बाद कुछ डिजिट आ रहे थे वो हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, इसलिए इसके जो आंसर है इसको हमने अप्रोक्सीमेट लिखा। अप्रोक्सीमेट मतलब होता है तकरीबन। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ -3 के एक लाइन है, उसके ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू हमारे पास ये दे दी गई है हमें -3 एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू में दे दी गई है 2। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पर ये हमें मुख्तलिफ यहाँ पर सिचुएशन दी गई है, हमने इनके लिए इक्वेशन बनानी है। ठीक है, हमारे पास स्लोप की वैल्यू दे दी गई है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी गई है। अब यहाँ पर पार्ट ए है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए हम पढ़ के आए थे, ये वाला फॉर्म होता है। इसमें y वेरिएबल एक तरफ अकेला होता है, बाकी वैल्यू जो है इक्वेशन की दूसरी तरफ होती है। तो अब हमने यहाँ पर पार्ट ए में जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको लेके आना है। देखिए हमें स्लोप की वैल्यू ऊपर दे दी गई थी -3। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया ये ग्रेडियंट की वैल्यू -3 है। ग्रेडियंट या स्लोप का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो y इंटरसेप्ट जो है ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इसमें जो c होता है ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई और m या स्लोप हमारे पास -3 है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखी। ठीक है, और इसमें मैंने ये वैल्यूज पुट कर ली। m की जगह मैंने -3 पुट कर लिया, c की जगह मैंने 2 पुट कर लिया। तो ये हमने इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। अब पार्ट 2 है, यहाँ पर अब हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट, ये हमें पॉइंट दे दिया गया है। अब हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखना है। तो अब देखें पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला हम ये वाला पढ़ के आए थे। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट भी है, ये m या स्लोप की वैल्यू हमें ऊपर दे दी गई है। ठीक है, तो अब देखें ये m की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी -3, ये हमें क्वेश्चन में दी गई थी और पॉइंट हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो मैंने अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या है -3, तो इसकी जगह मैंने -3 को पुट कर लिया। और x1 और y1 क्या होगी, ये जो पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो x1 की जगह मैंने ये 1 पुट कर लिया और y1 की जगह मैंने 2 पुट कर लिया। बस आपने यहां तक करना, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमने सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट सी है, यहाँ पर अब 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अब आप वैल्यूज पुट कर लें x1 x2 y1 y2 की। तो हम जानते हैं कि जो पहले वाला पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप ये वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, बस इसको आगे आपने सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमने बस इस फॉर्म में इसको लेके आना था। ठीक है, और उसके बाद आ जाए ये पार्ट डी है। अब यहाँ पर है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हम सीख के आए थे कि ये वाला फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसमें इक्वेशन की राइट साइड हमने 1 लेके आना होता है। ठीक है, और यहाँ पर x और y वेरिएबल को अकेला करना होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप क्वेश्चन में आए तो हमें ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी गई थी। ठीक है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू में दे दी गई थी। तो अब अगर आप ये फॉर्मूला देखें इंटरसेप्ट फॉर्म का, तो हम जानते हैं कि ये जो a और b होते हैं ये b y इंटरसेप्ट के इक्वल होता है और a जो है x इंटरसेप्ट के इक्वल होता है। ठीक है, x और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि देखें जब ये लाइन हम इस तरह लगाते हैं तो जिस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है, और जिस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, लेकिन अब ये जो a जो कि x इंटरसेप्ट के इक्वल है इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो देखिए हमने ऊपर ये वाली इक्वेशन जो पहला पार्ट था मैं आपको दिखाता हूं, ये हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट किया था हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर नीचे लिख दी, ये मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन है इसको लिखा। अब यहाँ पर देखें, अब हमने ये एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर x एक्सिस की कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि हम ये ओरिजिन से राइट साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, और y एक्सिस की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि x इंटरसेप्ट के अलॉन्ग y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के अलॉन्ग x इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये y एक्सिस की जगह मैंने 0 पुट कर लिया। अब हमें ये x इंटरसेप्ट या ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम ये +2 को दूसरे लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा। अब ये दोनों तरफ जो माइनस आ रही है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और x के साथ जो 3 आ रहा है इसको भी दूसरा लेके जाएंगे तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू थी। x इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, इस a के इक्वल होगा और y इंटरसेप्ट इक्वल होगा इस b के। तो मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब यहाँ पर मैंने इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई। इसको फर्दर हमने सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ इस फॉर्म में लेके आना था। ठीक है, और पार्ट ये है अब हमने सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है सिमेट्रिक फॉर्म का, इसका हमने पीछे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पर ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लें सिमेट्रिक फॉर्म का। ठीक है, अब इसमें हमें ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा के फॉर्मूला को पुट करना होता है। ठीक है, इनकी मदद से हम ये सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट किया, ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा कर लिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हमें ये ए बी और सी ये वाली वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि देखिए हमने पार्ट 1 में ये इक्वेशन बनाई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मैं आपको दिखा देता हूं, ये पार्ट 1 सॉरी मैंने कहा ये पार्ट ए में। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इक्वेशन बनाई थी, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर पहले लिखी। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया हूं। मैं ये -3 को इधर लेके आया तो ये +3x हो गया, साथ में ये +y हो गया और ये +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन की सारी वैल्यूज मैं एक तरफ ले आया हूं। ठीक है, अब इसके साथ देखें मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की लिख दी। हम जितने भी पीछे आंसर सॉल्व कर रहे थे तो हमारा जो आंसर का फॉर्मेट होता था वो तकरीबन इस किस्म का होता था। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर लें। देखें ये a इक्वल होगा 3 के, b इक्वल होगा y के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है कि इसके साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो b इक्वल हो जाएगा 1 के और c इक्वल होगा -2 के। ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज आ गई हैं। ये वैल्यूज अब यहाँ पर आप पुट कर लेंगे इस फार्मूला में। ठीक है, इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखें पहले तो यहाँ पर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई के वापस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया और यहाँ ये नीचे 3 का स्केयर लेंगे 9 हो जाएगा, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 9 + 1 ये 10 हो गया। और यहाँ पर भी ये 3 का स्केयर लेंगे तो 9 और 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही होगा, तो 9 + 1 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये जो नीचे वाली वैल्यूज है 1/√10 और 3/√10 इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये -1/√10 को आप ये y -0 से मल्टीप्लाई कर लें और 3/√10 को आप ये जो वैल्यूज आ रही है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। देखें ये 3/10 x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x/10 हो जाएगा और 3/10 को मैंने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैंने 3/10 इंटू 2/3 लिख दिया। और यहाँ पर ये -1/√10 y से मल्टीप्लाई होगा तो -y/10 हो जाएगा और ये तो 0 है, इसको नहीं लिखते। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 2/√10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है तो इसको आप रीअरेंज कर लें। ये जो y वेरिएबल वाली टर्म है इसको इधर ले आए x वाली साइड पे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगी और ये वाली जो टर्म है इसको आप इक्वेशन के दूसरे लेके जाए तो ये माइनस से ये भी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद पार्ट f है। अब यहाँ पर हमें नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे नॉर्मल फॉर्म का। इसमें हमें एक तो इस p की वैल्यू चाहिए, एक हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो p की वैल्यू देखें हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे p की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इसमें हमें a b और c ये वाली वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, हमने जो पार्ट a में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लेके आए थे मैं आपको दिखाता हूं। देखें ये वाली जो इक्वेशन हम लेके आए थे y = -3x + 2, इसको मैं नीचे ला के इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। मैंने जो जितनी वैल्यू थी सारी मैंने एक साइड पे लिख दी है। ठीक है, ये मैंने वो जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसको मैंने इस तरह रीअरेंज करके लिख दिया, सारी वैल्यूज में एक तरफ ले आया। ठीक है, अब इसके साथ मैंने देखें ये नीचे इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है। हमने जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमारा जो फॉर्मेट होता था आंसर का वो इस किस्म का होता था। ठीक है,
ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब इसमें इसको आप कंपेयर कर लें, तो अब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर कर लें इस इक्वेशन से, ठीक है। इसमें ये a इक्वल होगा 3 के, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है, तो ये a इक्वल हो गया 3 के, b इक्वल होगा, अब y के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो b इक्वल हो जाएगा 1 के और c इक्वल हो जाएगा -2 के, ठीक है। ये हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पर ये पुट कर लें, ठीक है। c की जगह मैंने -2 पुट कर लिया, a की जगह मैंने 3 पुट कर लिया और b की जगह मैंने इस 1 को पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करें, -2 की आप एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू लेंगे तो आपके पास ये +2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी नेगेटिव वैल्यू की जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी कि ये जो आपने 2 बार लगाई हैं इनको आप रिमूव करेंगे तो साथ में ये माइनस का साइन भी आप खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये 3 का स्केल लेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 का स्केल लेंगे 1 आ जाएगा। अब ये 9 + 1 10, तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में देखें स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई थी, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन में देखें ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू -3 हमें दे दी गई है, ठीक है। तो इससे हम ये अल्फा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। देखें हम एक फार्मूला पढ़ के आए थे कि ये फार्मूला है m = 10 अल्फा, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें m की वैल्यू दे दी गई है -3, तो मैंने -3 पुट कर लिया। अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, इसको एक तरफ कर दिया मैंने, 10 को दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर 10 का बटन दबाएं, फिर -3 एंटर करके इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ऊपर ये हमने p की वैल्यू मालूम की थी, तो ये मैंने नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला लिखा। अब इसमें आप ये वैल्यूज पुट कर लें, अल्फा की जगह दोनों जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर लें और p की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।